नमस्कार। एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस लेक्चर के माध्यम से जो बात आपसे करने आए हैं वह है फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर बात करने आए हैं। कई बार हम अपने अधिकारों के लेकर बहुत जागरूक होते हैं और अपने अधिकारों को प्रति इतने जागरूक होते हैं कि हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। आपको अगर हमें राज्य अधिकार देता है तो राज्य हमसे ये भी अपेक्षाएं करता है कि हम उनके कर्तव्यों की भी अनुपालना करें, यानी कुछ हमारी कर्तव्य भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रोड पर चलना अधिकार है, ठीक है, आप रोड पर जा रहे हो, लेकिन वहाँ रोड पर बैठे हुए पहले वाले व्यक्तियों को परेशान करना आपका अधिकार नहीं। आपका कर्तव्य है कि आप अपने अधिकारों के साथ दूसरों के अधिकारों की महत्ता को भी समझें। तो कहीं ना कहीं अधिकार और कर्तव्य आपस में जुड़े हुए हैं। PSIR में इनके बारे में बहुत विस्तृत तौर पर समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन हम पॉलिटी के एक हिस्से के रूप में आज मौलिक कर्तव्यों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले फैक्चुअल जानकारी जान लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कंसेप्ट है सामान्य तौर पर USSR की संकल्पना के आधार पर लिया गया, यानी रूस के अंदर ये ड्यूटीज़ का परिकल्पना थी, संकल्पना है, वहाँ से हमने ये लिया है। लेकिन एक बात आप याद रख लीजिए कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं है। अब आप सोचेंगे कि संविधान में उल्लेख नहीं है तो ये कैसे आ गए। तो मैं आपको बताता हूँ कि 1975 में भारत में आपातकाल लगा, और जब 1975 में भारत में आपातकाल लगा तो नागरिकों के कर्तव्यों को लेकर एक बहस छिड़ने लग गई कि क्या नागरिक शासन व्यवस्था के आदेशों की अनुपालना करेंगे, क्या शासन व्यवस्था पर विश्वास रखना, उनकी अनुपालना करना उनका कर्तव्य है या नहीं है। तो भारतीय संसद में ये धारणा बनी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची का प्रावधान होना चाहिए, और यही कारण था कि 1976 में एक कमेटी का निर्माण किया गया, एक कमेटी गठित की गई सरदार सरवण सिंह की अध्यक्षता में। सरवण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का सरवण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, और उस समिति ने सिफारिशें दी कि हाँ, भारत के संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। उन्होंने देखो 8 की दी थी, हमने 10 ऐड किया है कि 8 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में होना चाहिए। और याद करना कि सरवण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ही 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को संविधान का हिस्सा बनाया गया, और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम रखा गया 51A, और इसके अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। उस समय पे ये भाग 4 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को संविधान का हिस्सा बनाया गया, और जो नया भाग जोड़ा गया उसका शीर्षक रखा गया मौलिक कर्तव्य। इसमें मैंने जैसा कि कहा कि 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख था, लेकिन बाद में 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 11वीं मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और ये मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रोवाइड करवा देना चाहिए। यानी 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलना चाहिए, और उनके माता पिता और उनके संरक्षक की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको ये अवसर मिले। तो कहीं ना कहीं एक कर्तव्य के तौर पर इनको शामिल किया गया। तो अगर आज की डेट में हम पूछे जाए, तो आपको अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या भारत के संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य अभी वर्तमान में कितने हैं, तो आपको बताना है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। शुरुआत में 10 थे। 46वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उनके संरक्षक या उनके पेरेंट्स को एक जिम्मेदारी दी गई है। सरवण सिंह कमेटी ने 8 ही मौलिक कर्तव्यों को ऐड करने की बात की थी। सरवण सिंह कमेटी का जो गठन है 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया गया था, और इस
समिति ने ही ये रिकमेंडेशन किया था कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग अध्याय होना चाहिए। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अतिरिक्त अपने कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। हालांकि जैसा कि हमने कहा कि 10 थे, बाद में 11वां जोड़ा गया है। तो हम ये बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर मिली होगी कि किस प्रकार से मौलिक कर्तव्यों की यहाँ पर बात की गई है, कौन कौन से मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। तो मैं एक बार आप लोगों से इसके बारे में विस्तृत तौर पर पूछ लूँगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम है उस एग्जाम में यहाँ से सवाल आते ही आते हैं, और ये सवाल कहीं ना कहीं सीधे पूछ ले जाते हैं कि श्रवण सिंह कमेटी ने कितने मौलिक कर्तव्यों की रिकमेंडेशन की थी। तो आप सीधा बता सकते हो कि उन्होंने 8 की थी, लेकिन 10 शामिल किए गए थे, 11वां बाद में आया। कहाँ की प्रेरणा मिल रही है मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल करने में, तो हम कहेंगे यूएसएसआर से। संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इनको ऐड किया गया। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। तो आप देखोगे कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं वह 11 है, और वह यहाँ ऐसे हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ, वह ऐसे हैं कि 51 ए क्लोज ए से लेकर ये हैं 51 ए क्लोज के तक, और ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो अब हम अगर विस्तार तौर पर इनको देखें तो आप देख पा रहे होंगे, टू अवॉइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। यानी ये जो हैं 51 ए क्लोज ए के अंदर ये रखा गया है, यानी भारत के संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर हमें करना होगा। उसके बाद में 51 ए बी, यानी बी आ जाएगा। ये कह रहा है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का हमें आदर करना चाहिए। उसके बाद में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना चाहिए। देश की सेवा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना चाहिए। नागरिकों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए, और धार्मिक और भाषाई बहुलता की रक्षा करना एवं स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना चाहिए। सामाजिक संस्कृति की रक्षा करना चाहिए, यानी गंगा यमुना जो मजहब की हम बात करते हैं, यानी हिंदू मुस्लिम एकता की हम बात करते हैं, उनकी बात की गई है। फिर पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। वैज्ञानिक मनोवर्ती, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, इनकी बात की गई है। और उसके साथ ही हम देखेंगे कि द सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्ज्योर वायलेंस, यानी सामूहिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहने की बात की गई है। व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करने की बात की गई है। और लास्ट जो है वह ये हैं, हमें देखें 2002 में 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से लाया गया। इसमें ये बात की गई है कि किस प्रकार से पेरेंट्स की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह किस प्रकार से अपने बच्चों की संरक्षण, अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराने का प्रयास करें। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्यों के इस पृष्ठभूमि की या इस आधार की, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर और विस्तृत जाने का प्रयास करेंगे। मौलिक कर्तव्यों की आलोचना कैसे की जाती है, तो इसकी पहले आलोचना आप देख लीजिए। थोड़ा सा आपको यहाँ समय हमारा लगेगा, 5 मिनट की श्रृंखला का ये लेक्चर नहीं है, 5 मिनटों वाला बहुत हम जल्दी में कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ हम आराम से पढ़ सकते हैं। पहला ये कर सकते हैं कि भाग 4A में अनेक मौलिक कर्तव्यों को छोड़ दिया गया है, यानी कि आप भाग 4 में जिन मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया है उनमें बहुत सारे मौलिक कर्तव्यों को छोड़ दिया गया है, जैसे मतदान करना। भाई ये तो कितना इंपॉर्टेंट है, और याद बता दूं कि मतदान करना या मतदान और एक चुनाव लड़ना, ये मैं चुनाव लड़ना इसका हिस्सा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आज के द हिंदू में न्यूज़ आई है कि चुनाव लड़ना न तो आपका मौलिक अधिकार है न ही संवैधानिक अधिकार है। एक भाई साहब क्या किए कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए चले गए, लेकिन उनके पास प्रस्तावक नहीं थे, तो उसके बाद में उनका वो नामांकन रद्द हो गया। तो वो हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट जाकर बोले कि भाई मेरे को चुनाव लड़ना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आज कि भैया ऐसा है, तुम चुनाव लड़ना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है और न ही कोई वह मौलिक अधिकार है। तो आप आलोचना कर सकते हो कि महत्वपूर्ण अधिकारों को छोड़ दिया गया है, जैसे मतदान का अधिकार, टैक्स देने का अधिकार,
ये कर्तव्य, इन कर्तव्यों को तो आपने नेग्लेक्ट ही कर दिया, यानी इनको आपने इम्पोर्टेंट नहीं माना, तो कौन से आपने इम्पोर्टेंट मांगे? तो कहीं ना कहीं आपका जो क्लासिफिकेशन है आइडेंटिफिकेशंस का, उसमें आपका एक प्रभाव यहाँ पर कम होता हुआ हमें दिख रहा है। पहली आलोचना आप लिख सकते हो कि कुछ ही कोई महत्वपूर्ण मिला है जबकि कई सारों को छोड़ दिया गया है। दूसरी आलोचना आप लिख सकते हो कि दोहराव दिखता है। आपने लिखा कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान किया जाएगा, फिर उसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता में शामिल होने वाले उनका सम्मान किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक दोहराव यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो एक आलोचना ये भी लिख सकते हो। और तीसरी आलोचना लिख सकते हो कि भाई आपने मौलिक कर्तव्य तो ठीक है, अच्छी बात है, आपने रख दिए, लेकिन उसके लिए दंडात्मक व्यवस्था नहीं की है। अब भाई कोई माने ना माने तो आप क्या करोगे? तो कहीं ना कहीं दंडात्मक व्यवस्था का अभाव है, अर्थात नागरिक इनका पालन ना करे तो उनको दंड नहीं दिया जाएगा। एक यहाँ पर ये आलोचना है, तो आपको कभी मौलिक कर्तव्यों की आलोचना पूछ लिया जाए, क्योंकि पीसीएस में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आप इन तीनों को लिख सकते हो। अब हम आते हैं महत्व पर। इनका महत्व क्या है? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्तव्य के बिना अधिकार, हम दूसरे के अधिकारों का हनन कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं पहला कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक हैं। अधिकार व कर्तव्य परस्पर पूरक हैं, अतः अधिकारों को लागू करने के लिए कर्तव्यों का पालन जरूरी है। पहली महत्व आप लिख सकते हो। दूसरा लिख सकते हो कि मौलिक कर्तव्यों से देश की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा होती है। सुरक्षा और अखंडता, अब सुरक्षा और अखंडता कैसे? भाई आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, हमारा नेशनल एंथम है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा पर्यावरण है, हमारा ये, तो कहीं ना कहीं आपको राष्ट्र के प्रति वो भावना आएगी और इससे सुरक्षा और अखंडता की भावना भी आपके बीच में पैदा होगी। तीसरा, पर्यावरण संरक्षण जो इसमें शामिल किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है 21वीं सेंचुरी के अंदर सबसे बड़ी समस्या अगर कोई उभरी है तो पर्यावरण को लेकर उभरी है। पर्यावरण का क्षरण हो रहा है और इस क्षरण के कारण पूरी की पूरा मानव जाति कहीं ना कहीं खतरे में है। तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि पर्यावरण संरक्षण आल्सो द पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, दैट इज द वेरी बिगेस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। फोर्थ लिख सकते हैं कि अगर मौलिक कर्तव्यों का आप पालन करोगे तो महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। आपको पता है कि आज भी भारत में ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती है, ट्रेडिशनल कस्टम्स को मानती है और कहीं ना कहीं सुधारात्मक प्रयोगों पर ध्यान नहीं देती है। तो आप लिख सकते हो कि महिलाओं की स्थिति में भी इससे सुधार होगा। और पांचवा पॉइंट लिख सकते हो कि सामाजिक सहयोग यानी सोशल हार्मनी आएगी। सामान्य भाषा में कहूँ एक इंग्लिश के वर्ड में, तो सोशल हार्मनी या कह सकते हैं सामाजिक सहयोग व सामंजस्य आएगा। और सामंजस्य आने से क्या होगा? कोई भी राष्ट्र मजबूत होगा। तो ये महत्व है, इंपॉर्टेंस है, अगर आपसे कभी पूछा जाए तो इंपॉर्टेंस आप इसका लिख सकते हो। दोस्तों यहाँ तक तो ठीक है। अब हम एक मिनट में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 1999 में एक कमेटी उससे पहले गठित की गई थी, वर्मा कमेटी, उसकी एक रिकमेंडेशन आई, वर्मा समिति की एक रिकमेंडेशन आती है और वर्मा समिति कहती है कि कुछ मूल कर्तव्यों का अनुपालन कराने हेतु पहले से ही कुछ वैधानिक प्रावधान विद्वान है। इनमें से कुछ इस प्रकार है। पहला वो बताते हैं कि वो इसके माध्यम से करना चाह रहे हैं कि भाई अगर कुछ मूल कर्तव्यों को आप लागू करवाना चाहते हो, मूल कर्तव्यों को इम्प्लीमेंट कराना चाहते हो और आप कहो कि भाई दंडात्मक व्यवस्था नहीं, तो कुछ ना कुछ प्रावधान पहले से ही। पहला उन्होंने बोला कि राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रगान के प्रति कोई अवमानना न प्रदर्शित की जाए। ये सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 पारित किया गया था। यानी वो बोल रहे हैं कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल हॉनर एक्ट 1978 पहले से ही है, यानी राष्ट्र ध्वज की अनुपालना के लिए पहले से ही है। और राष्ट्र ध्वज की पालना के लिए आपने यहाँ पर फिर ऐड किया है, तो एक यहाँ पर आपका क्लिक हो जाएगा कि आप इसको करवा सकते हो। दूसरा उन्होंने बोला है कि आईपीसी जो है, इंडियन पेनल कोड है, वह घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वाग्रह से प्रेरित कोई भी स्टेटमेंट दंडात्मक होगा। यानी भारत तोड़ने के बारे में आप बात करोगे तो दंडात्मक। तो आईपीसी की धारा के तहत आप यहाँ पर यह भी कर सकते हो, अखंडता बनाए रख सकते हो। उसके बाद द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955।
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये जाति और धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड का प्रावधान करता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भारत में आया था। ये दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। तो अगर आप कहोगे कि भैया कई सारे, आप एक यहाँ पर समीक्षा जब भी लिख सकते हो या कोई भी समीक्षा लिखे या रिव्यू लिखे, तो आप वहाँ पर कह सकते हो कि कुछ ऐसे प्रोविजंस ऑलरेडी आईपीसी के अंदर, राष्ट्रीय ध्वज की जो एक्ट है उसके अंदर, सिविल राइट एक्ट के अंदर, इन्वायरमेंटल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कहीं ना कहीं उनको लागू कराने का एक वह है, और यहाँ पर ऐसा हो सकता है। इनका मूल्यांकन करते हैं तो मेरे को एक केस याद आ जाता है, और उस केस की आपके यहाँ पर चर्चा करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। इस केस के अंदर न्यायालय ने मूल कर्तव्यों को मूल अधिकार के समानांतर देखने की बात की गई। और एक बात और मैं बता देता हूं, यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को रिव्यू करने का अधिकार न्यायालय के पास है, न्यायालय उनको रिव्यू कर सकता है। तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में न्यायालय ने कहा कि मूल कर्तव्यों को मूल अधिकारों के समानांतर देखने की जरूरत है, और उनको अलग से नहीं देखा जाए, उनको मौलिक अधिकारों के साथ जोड़कर देखने का प्रयास किया जाना चाहिए। भारत में एक प्रसिद्ध कानूनवेत्ता है नाना पालकीवाल, और बहुत सारे कानूनी विशेषज्ञों ने भी मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की आलोचना करते हुए कहा है कि मौलिक कर्तव्यों के अनेक उपबंध भ्रामक और निरर्थक हैं। यानी उन्होंने कहा है कि देयर इज नो रेलेवेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, सम मेजर आर्टिकल, सम मेजर प्रोविजन, सम मेजर क्लॉज, यानी कुछ ऐसे क्लॉज हैं जो निरर्थक हैं, यानी उनका कोई रोल नहीं है, उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उनको बस एक सजाने के लिए, साज सज्जा के लिए संविधान में शामिल कर लिया गया है। और उन्होंने कुछ बिंदु बताया कि मौलिक कर्तव्यों का विशद विवेचना का अभाव है। भाई कहाँ विवेचना इतनी स्पष्ट कर पा रहे हो आप? न्यायिक परिवर्तनीय का अभाव है, लागू करने की संभावना का अभाव है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इस प्रकार से इसकी आलोचना की है। लेकिन फिर भी आपको लिखना है कि मौलिक कर्तव्य भारत में अनुशासन और प्रतिबद्धता के परिणाम का एक परिचायक है। ये इनको निरर्थक नहीं माना जा सकता। इनको इसलिए इम्पोर्टेंस दी जाएगी क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारतीय नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों से आश्वासित कराते हैं। उनको कहते हैं कि आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं जिनको आपको पालना करना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अगर आपको पूछा जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के क्या प्रोविजंस हैं, तो आप मुझे लगता है अब आसानी से बता सकते हो। और आप कह सकते हो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कितने सारे फ़ायदे हैं। आप कह सकते हो कि ये किस प्रकार से भारत के संविधान में इम्पोर्टेंस रखती हैं। भाग 4 में इनको शामिल किया गया है। 51A के अंदर 10 आर्टिकल पहले थे, 11वां जोड़ा गया है। यानी हमने सारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा है। रिव्यू दीजिएगा कैसा आर्टिकल लगा, कैसा ये आपको लेक्चर लगा। फिर नए टॉपिक के साथ आपके बीच में जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।